जय हिंद। इस क्लास में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता दी गई हैं, वे कौन कौन सी हैं, तथा प्रस्तावना में जो एक बार संशोधन किया गया है वह कितने नंबर का संविधान संशोधन था तथा कब किया गया था एवं किसकी सरकार के समय में यह किया गया था। इस संविधान संशोधन द्वारा जो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे वे कौन कौन से हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि संविधान की मूल ढांचा का सिद्धांत किससे संबंधित था। इसमें ये भी हम जानेंगे कि प्रस्तावना कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था तथा इसके संबंध में अर्थात प्रस्तावना के संबंध में कुछ लोगों के जो विचार हैं, जैसे कि किसने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना एक पवित्र दस्तावेज है तथा प्रस्तावना को किसने लोकतंत्र की जन्म कुंडली कहा था, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था जबकि किसने संविधान की आत्मा कहा था। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, इसलिए पूरा क्लास आप ध्यान से देखिएगा, पूरा क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रस्तावना का जो विचार था वह कहाँ से लिया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया था। यह इम्पोर्टेंट है और इसमें ज़्यादातर लोग गलतियां कर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना का जो विचार है वह अमेरिका से लिया गया था, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। इन दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना का जो विचार, ये हम प्रस्तावना रखेंगे संविधान में, वह अमेरिका से लिया गया था, जबकि प्रस्तावना में जो भाषा है, जो भाषा प्रयोग किया गया है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये जो भाषा है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। आगे बात करें प्रस्तावना की जो प्रस्तुतिकरण की, तो इसे सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को, ध्यान दीजिएगा, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के सामने। यह संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी तथा तीसरी बैठक, ध्यान दीजिएगा, 13 दिसंबर को हुई थी। और जो 9 दिसंबर की पहली बैठक हुई इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा किया गया था। 11 दिसंबर की जो बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और तीसरी जो बैठक हुई थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ तो अध्यक्ष चुन लिए गए, और तीसरे में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के सामने। कब? 13 दिसंबर 1946 को, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। तो दोनों डेट आपको यह भी ध्यान रखना है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा संविधान सभा के सामने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था तथा सेम इसी को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। संविधान के प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन किया गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? ध्यान दीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। इसी के द्वारा अभी तक मात्र एक बार प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया गया है। और इस संविधान संशोधन द्वारा जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें अभी तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था। और इस संविधान संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। और यह एकमात्र संविधान संशोधन है जो कि प्रस्तावना में किया गया है, और यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिए, इतना रिपीट करने के पीछे यही कारण है कि आपको यह याद हो जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला फैक्ट देखते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। जो इसमें न्याय की बात करें, हम संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय की बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है। अब ये न्याय कौन कौन से हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यह न्याय कौन कौन सा है। तो यह न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ध्यान दीजिएगा,
संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, जो कि है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जब आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़िएगा तो उसमें दिया गया है हम भारत के लोग। आइए हम आपको उसको अच्छे से दिखाते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है संविधान की प्रस्तावना में। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है। ध्यान रखिएगा, इसमें विधिक न्याय जो कि कानून द्वारा हमको जो न्याय दिया जाता है या न्यायालय द्वारा, उसकी चर्चा प्रस्तावना में नहीं है। और यही पूछता है प्रस्तावना में कि विधिक न्याय की चर्चा है या नहीं है, तो उसमें विधिक न्याय की चर्चा नहीं, इसमें 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की चर्चा है। ठीक है, ये हो गया न्याय की बात। ये जो न्याय है यह सोवियत संघ से ग्रहण किया गया है। जो प्रस्तावना में न्याय है 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यह सोवियत संघ से ग्रहण किया गया है। अब बात करते हैं हम प्रस्तावना में स्वतंत्रता की। तो हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है। और ये स्वतंत्रता कौन कौन सी है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है। और ये कौन कौन से हैं? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आइए हम उसको आपको प्रस्तावना में पढ़ करके दिखाते हैं। यहाँ आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार का न्याय हो गया। और स्वतंत्रता की बात करें तो देखिए यहाँ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है हमारे प्रस्तावना में। तो ये हो गया स्वतंत्रता की बात। अब इसमें हम स्वतंत्रता की देख लेते हैं कि स्वतंत्रता कौन कौन सी है। तो हमारी जो प्रस्तावना है इसमें 2 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन से? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यह समता के रूप में दिया गया है जो कि समानता को ही दर्शाता है। और यह 2 प्रकार की है। कौन कौन से? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। साथ ही एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है आपको कि भारत को प्रस्तावना में किस तरह का राष्ट्र बताया गया है। तो इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संपूर्ण प्रभुता संपन्न राज्य के रूप में दिखाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाने की बात कही गई है। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात कही गई है। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन दे देता है कि भारतीय संविधान को कैसा बनाने की बात कही गई है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात कही गई है तथा इसमें 3 प्रकार की न्याय दी गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसमें विधिक न्याय की चर्चा नहीं है। इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। इसमें समानता की बात करें तो 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, संविधान जो हमारा बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू इसलिए किया गया था, तो लागू इसे 26 जनवरी को किया गया था क्योंकि स्वतंत्रता से पहले हम लोग 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। और इस दिन को मेमोराइज मतलब आगे भी याद करने के लिए हमने 26 नवंबर को ये संविधान बनने के बावजूद से 26 जनवरी को लागू किया गया था। तो ये अभी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको ध्यान रखना है। अब हम प्रस्तावना के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। प्रस्तावना को वेरुवादीवाद जो 1960 में हुआ था, इसमें इसे अंग नहीं माना गया था। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं पूछता है कि किसमें अंग नहीं माना गया था, इसमें पूछता है कि किसमें अंग माना गया था। तो ध्यान दीजिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो कि 1973 में हुआ था, इस केस में
प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था तथा साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें मूल ढांचा का सिद्धांत भी दिया गया था। जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस था, इसमें 13 जजों की एक बेंच बैठी थी जिसमें प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग स्वीकार किया गया था तथा साथ ही इसमें संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था और यह बताया गया था कि संसद जिस भाग में चाहे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह ध्यान रखा जाएगा कि इससे संशोधन के द्वारा संविधान की जो मूल ढांचा है वह प्रभावित नहीं होना चाहिए। अर्थात जो मूल ढांचा है वो संविधान संशोधन से संबंधित है और इसी के तहत संविधान की प्रस्तावना को जो है इस संविधान का भाग स्वीकार किया गया था 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। तो यहाँ से केशवानंद भारती केस आपको ध्यान में रखना है। यह 13 जजों का एक सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच है जिसमें संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था और कहा गया था कि संसद ये चाहे तो संविधान के प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन ध्यान रखा जाएगा कि इससे संविधान की मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अर्थात मूल ढांचा का सिद्धांत के तहत प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग माना गया और कहा गया कि संसद अगर चाहे तो वो प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा को ध्यान में रखेगी। और इसी बात के फायदा उठा करके 1976 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार ने इसमें 3 शब्द जोड़े थे जो कि एकमात्र संविधान संशोधन हुआ है अभी तक प्रस्तावना में। तो आपको ध्यान रखना है कि केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और साथ ही इसमें संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया और बताया गया था कि संविधान में किसी भाग में संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन इस संविधान की मूल ढांचा उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। यह जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, यह अभी तक की सबसे बड़ी 13 जजों की पीठ थी और इसी में संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था। तो यह आपको ध्यान रखना है। और अभी तक एक बार जो है संविधान में संशोधन करके एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 शब्द कौन कौन से थे? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट हम लोग इसे देख चुके हैं कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता। अगला जो है इसके जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है इसके संबंध में कुछ लोगों ने अपने मत रखे हैं, जैसे कि भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा गया था। क्या? पवित्र दस्तावेज कहा गया था। किनके द्वारा? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। क्वेश्चन पूछता है कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा था? तो ध्यान दीजिएगा, पवित्र दस्तावेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अब यहाँ एक और चीज़ याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, जिसमें क्या है? तो ध्यान रखिएगा 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। जबकि नॉर्मली अगर आत्मा कहा जाएगा तो संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। किसको? तो प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना को नॉर्मली संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन अगर नाम के साथ दे दे कि भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा था, तो अनुच्छेद 32 को कहा था। ध्यान रखिएगा। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने पवित्र दस्तावेज कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने। किसने प्रस्तावना को लोकतंत्र की जन्म कुंडली कहा था? तो यह के.एम. मुंशी ने कहा था। किसने? के.एम. मुंशी ने। अब इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है कि संविधान का परिचय पत्र। किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो एन पालकीवाला ने कहा था। किसने? एन पालकीवाला ने कहा था। संविधान की आत्मा अर्थात प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। साथ ही प्रस्तावना को ही संविधान का आत्मा कहा भी जाता है। अगर जनरली क्वेश्चन आपको देता है कि किस संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। और यह बात ठाकुर दास भार्गव ने कहा था।
लेकिन अगर भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में पूछता है कि भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की प्रस्तावना कहा था, तो अनुच्छेद 32 को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का स्रोत, तो ये कौन है, तो ध्यान दीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्ति के जो स्रोत हैं वो भारत के लोग हैं, क्योंकि भारत की जो प्रस्तावना है इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। यह क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का स्रोत जो है वो भारत के लोग हैं संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, क्योंकि प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। तो ये था हमारे प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न। हमने प्रस्तावना को पढ़ा तथा उससे संबंधित सभी बातों को ध्यान में रखा। प्रस्तावना कब बना, कब लागू हुआ, इसमें कब संशोधन हुआ, तो ये सभी फैक्ट थे और सभी को हमने अच्छे से समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।